हेमंत जी, क्या आप इस पे देख रहे हैं? क्या कुछ बिहार में आप बैठे हुए हैं, कुछ लगता है आपको कि कहीं कोई ये चीजें कहीं काम कर पा रही हैं ग्राउंड पे? क्या रिपोर्ट्स किस तरीके की आप देख रहे हैं, पा रहे हैं? हेमंत सर, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट जी। संजीव जी धन्यवाद। आ, बिहार में प्रधानमंत्री जी 20 घंटे तक रहे और जिस बयान की आप चर्चा कर रहे थे, संयोग से मैं उस सभा में गया हुआ था। जी। मुजफ्फरपुर में वो सभा थी और जहां पाकिस्तान की बात उन्होंने की, पाकिस्तान, मुसलमान, आरक्षण का सवाल ये सब उठाया और कहा कि आरक्षण ये मुसलमानों को दे देंगे और पाकिस्तान से का परमाणु बम इनको डराता है, विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा और कहा, पूछा लोगों से क्या आपको डरपोक सरकार चाहिए। दिक्कत ये थी वहां प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था बहुत गौर से कि वहां भीड़ इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। भीड़ तो अच्छी थी, प्रधानमंत्री की सभा थी, जो इंतजाम इनके होते हैं उसमें भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एक होता है भीड़ का कनेक्शन जो दिखता है, नेता के साथ कितना कनेक्ट हो रही है भीड़, ये जी। कनेक्शन वहां दिख नहीं रहा था। चिंता इनके लिए ये है, ये लगातार अपने मुद्दे जो बदल रहे हैं, लगातार ये इन चीजों को लेकर के आ रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि हम जान लगा देंगे लेकिन आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे, संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे। अब उस मंच पर एक बहुत छोटी सी घटना हुई थी, लेकिन उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जी। आरक्षण के, संविधान के और बाबा साहब के कितने प्रेमी हैं, कितने शुभचिंतक हैं, उनके कितने बड़े फॉलोअर हैं, उस घटना से समझा जा सकता है। वहां पर जब प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले थे, उसके पहले जो लोकल नेता थे उनसे भाषण करवाया जा रहा था। उस दौरान एक बीजेपी के दलित पृष्ठभूमि के नेता आए और उन्होंने, लगता है उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि आप बीजेपी कितना बड़ा दलित चिंता ये हितैषी है उस पर बोलिएगा। तो वो अपना दहाड़ दहाड़ करके उन्होंने बोलना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने जय भीम के नारे लगाए और नतीजा ये हुआ कि वहां सब एक दूसरे को देख करके लोग मुस्कुराने और हंसने लगे। किसी ने, एक व्यक्ति ने नारा नहीं लगाया उनके साथ। तो ये कंडीशनिंग है, ये फर्क है। अम्बेडकर के बारे में जितना आप ढोंग और स्वांग रच लीजिए, आप जितना संविधान के बारे में कह लीजिए, लेकिन एक आप ही का नेता जय भीम के नारे लगाता है, जय श्री राम और भारत माता की जय के में तो खूब गला फाड़ के लोगों ने नारा लगाया, लेकिन जय भीम का जो नारा उसने दिया तो लगा जैसे कि भीड़ फिसफिसा करके सब लोग हंसने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पत्रकार सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। और तो ये जो स्थिति है, इससे आप समझ सकते हैं कि वो कहां पर खड़े हैं। लेकिन देखिए दूसरी चिंता ये है कि मैं जब लौट रहा था तो मैं एक जगह बैठा और वो दलित लोगों की बस्ती थी, उसमें पासवान लोगों की बस्ती थी। वहां पर मैंने देखा कि वो बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी एनडीए का जो प्रत्याशी है। उनसे मैंने सवाल पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरे सवालों का। क्या 5 कारण गिनाए कि क्यों वोट कीजिएगा। तो उन्होंने बस वही मुसलमानों वाला बात कि मुसलमान सबको ठीक करके रखा है। संयोग से जहां वो बस्ती थी वहां मुसलमानों की बस्ती थी, तो वहां पुराना है, रंजिश लोगों का चलता रहता है, कभी वो मुहर्रम में कभी कुछ में। तो ये सब जो है, ये इसलिए मैं समझ, ये इसकी चर्चा में इसलिए कह रहा हूं कि ये इसलिए होता है कि विपक्ष के पास, विपक्ष ने जो स्पेस खाली करके रखा हुआ था, उस स्पेस को पर कोई काम नहीं हुआ मजबूती के साथ। तो इनको पूरा, इन्होंने 10 सालों में जो लोगों का जो बहुत लोगों में जो कट्टरता भरी, जो एक अंधराष्ट्रवाद भरा, एक उग्र विचार, उन्माद और उग्रता जो पैदा किया, उसको काउंटर करने के लिए बहुत काम नहीं हुआ। नतीजा, इसी का नतीजा है कि नीचे तक जो ये चीजें हैं वो ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ है, उनकी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये कमजोरी विपक्ष की तरफ से रही है। तो खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा। वहां जो प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, उससे ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो पूरे चुनाव को ध्रुवीकृत करना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरा चुनाव जो है वो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोल करके और लोगों को गोलबंद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहां दिखाई दे रही थी। आप देखिए कि, और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे, जिस दिन उनकी सभा कल हुई, उसी दिन एक बड़े अखबार में उनका इंटरव्यू, उस अखबार के नेशनल एडिटर और स्टेट एडिटर दोनों उनके सामने बैठे हुए थे
मैं कहता हूं कि मैं अगर उस अखबार का मालिक होता तो मैं इन एडिटरों को नौकरी से बाहर कर देता कि भाई आप तो स्ट्रिंगर होने लायक नहीं है, आपने जिस तरह के सवाल पूछे। लेकिन मालिक और संपादक सब पे मिले हुए हैं उनके साथ, सबको मोदी जी की चाकरी करनी है। कल जब उस सभा में मैं था, एक बड़े अखबार के स्थानीय संपादक वहां उसको कवर करने के लिए आए हुए थे, मैं उनको नहीं पहचानता था। बगल में मेरे बैठे हुए एक मित्र ने मुझसे परिचय करवाया कि ये फलाने अखबार के संपादक हैं आए हुए। तो मैंने अभिवादन किया उसको। मैं समझ गया कि इनकी मजबूरी की शायद दिल्ली से डांट पड़ी होगी कि देखो एक बड़े अखबार ने मोदी जी का इंटरव्यू कर लिया और तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसकी भरपाई करने के लिए संपादक जी रिपोर्टिंग करने के लिए आ गए वहां उस सभा में, उस चुनावी सभा में। तो इनके पास जनता निश्चित रूप से आज की तारीख में नहीं है, लेकिन इनके पास हथियार तरह तरह के हैं। इनके पास मीडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो इनके झूठ को सच की तरह प्रचारित करता है, इनके झूठ को बड़ा लार्जर देन लाइफ बना करके पेश करता है, लोगों को भ्रम में डालता है, लोगों तक विपक्ष की बात नहीं जाने देता है। इनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिनके आयुक्त जो है इनके घरेलू नौकर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे। अखबारों में आप विज्ञापन छपता है, कमल छाप पर बटन दबाइए और बीजेपी की सरकार बनाइए। चुनाव उधर चुनाव हो रहा है, सारे एडिशन में तो छप रहा है विज्ञापन। मोदी जी सभा कर रहे हैं, वो आह्वान कर रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से हम जीत रहे हैं, एनडीए जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, और ये जो चारा चोरी वाले हैं इनकी ये चारों खाने चित हो रहे हैं। तो ये जितने काम इनके पास जो भी हथियार हैं, उन सारे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। लोकल लेवल पर प्रशासन जो है, मैं देख रहा हूं कि वो एनडीए उम्मीदवारों को तमाम तरह की छूटें दे रहा है और उस छूट का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मोदी ये क्या मोदी जी नहीं देख रहे हैं? मोदी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरी मां ने मुझे पैदा किया होगा। इतना हादसा अभी जो ये मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, हो सकता है मेरी मां ने मुझे पैदा किया होगा। कितना हास्यास्पद, किस लेवल पर आप चले गए हैं। आप रो रहे हैं, आपकी आंख से आंसू नहीं जा रहा है, तो आप नाक सिकोड़ रहे हैं ताकि नाक से आवाज आए कि आप रो रहे हैं। तो ये सारी नौटंकी, ये नौटंकी संजीव जी ये नौटंकी पूरे देश की जनता देख रही है, लेकिन इनके पास झूठों की ऐसी फौज है जो नीचे तक लोगों को गुमराह करती है। वही फौज मैं जिज्ञासा के तौर पे पूछ रही कि उसके आगे क्या उन्होंने कहा था कि हो सकता है मेरी माँ ने मुझे ना पैदा किया हो, लेकिन बनारस जो है वो मेरी माँ या गंगा मेरी माँ है, ऐसा उन्होंने मतलब आगे इसका मतलब कहा उन्होंने, ऐसा कहा उन्होंने कहा नहीं है। वो जब आप बताइए कि जी ये दुनिया में कोई आदमी इस तरह का बयान दे सकता है क्या? अरे हम ये आप कोई कह सकता है कि ये परसेप्शन है कि आप अपने बाप के बारे में दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन माँ के बारे में तो दावा कर ही सकते हैं कि हमको माँ ने पैदा किया है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। वो कहीं मनोस्थिति उनकी हेमंत सर, ये जी आप कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए जी, कर लीजिए। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, ये मोदी जी की जो घबराहट है, मोदी जी किन सवालों को, अब उन्होंने कल एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि उस पर आप हंस सकते हैं आप सब लोग, कि उन्होंने कल महंगाई पर भी अपनी बात कही। कहा कि 10 साल पहले कितनी महंगाई की क्या स्थिति थी आप समझ सकते हैं। उस समय तो गाना बन गया था कि महंगाई डायन खाए जात है। उन्होंने गा करके सुनाया कि महंगाई डायन खाए जात है, 10 साल पहले का। और उस समय तो कांग्रेस की सरकार में लोगों के घरों का चूल्हा नहीं जलता था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज एक और चीज हुई है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसी मीडिया हाउस को, वो कहीं मेरे पास एक क्लिपिंग आई है जिसमें अब 379 सीटों पर तो वोट डल चुके हैं। एक सूरत घोषित हो चुकी है, 380 का टोटल हो गया है 4 चरणों में, 163 बचे हुए हैं 543 में। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी एक ऐसी बात कही है जो बहुत ही, उसको लेकर भी चुटकियां भी हो रही है, थोड़ा सा उस पर अतिरंजना भी लग रही है। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में 0 कांग्रेस की, और पूरे देश में 40, और एनडीए 400 पार। बेशक जो भी दल हो, उसके नेता हो, कहना यही चाहिए, लेकिन यूपी में 0 और पूरे देश में 40, कैसे इसको? हेमंत जी क्या टिप्पणी? मैं सभी से इसी पे टिप्पणी चाहूंगा। हमारे पास जो जितना बचा समय है, एक 1-1 मिनट पे आपने टिप्पणी करी, फिर आप निकल जाएगा, फिर हम बाकी नेताओं के पास जी।
वो प्रधानमंत्री जी का जो बयान है एग्जैगरेटेड है, लेकिन एग्जैगरेटेड बयान उनको देना पड़ रहा है इसलिए कि वो उनको जो लग रहा है कि अभी जो जितने 4 चरणों के चुनाव हुए हैं उस चुनाव में बहुत उनके लिए अच्छी बयार नहीं बह रही थी, तो ये उनको इस तरह के एग्जैगरेटेड बयान वो देते रहते हैं। अब जो अभी जितना झूठ प्रधानमंत्री ने जो बोला है तो उसे तो पूरी दुनिया में ये इनकी छवि जैसी बनी है, तो ये झूठ भी अगर उन्होंने कहा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि ताकि लोगों को बूस्टअप करे, अपने लोगों को, क्योंकि उनके लोगों में हताशा और निराशा तो है ही कि उनको लग रहा है कि शायद इससे कुछ बात बने, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो मैं कह रहा था कि जो कॉम्युनल लाइन पर जो ले जाना चाहते हैं, जिस पर अनिल सर जो कह रहे थे, तो मैं जब वहां था और मैं देख रहा था कि बिहार में पिछले लगभग समझते कि 10 दिनों पहले 2 प्रमुख अखबारों में जो बाहर से जो लोग आए थे उसमें एक एनके सिंह का शायद, हाँ एनके सिंह ने लिखा था दैनिक भास्कर में कि बिहार में चुनाव पर जाति हावी होती जा रही है। तो मेरे कान खड़े हो गए उस रिपोर्ट को पढ़ करके, अच्छा तो ये लोग, इन लोगों ने पकड़ लिया है कि मूड और मिजाज चुनाव का किधर जा रहा है। सोशल जस्टिस का सवाल, जाति जनगणना का सवाल, ये सवाल जो है ये काफी प्रिवेल कर रहा था। और राहुल गांधी ने एक चीज की है, राहुल गांधी उस दिन संविधान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की है, कांग्रेस को बदलना होगा। मैं कांग्रेस के लोगों को कह रहा हूं, तो राहुल गांधी वो फैशन में ये सब बातें नहीं बोल रहे हैं। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जितना रिपीटेडली इन चीजों को उठाया है, जाति का सवाल, जाति जनगणना का सवाल, सोशल जस्टिस का सवाल, अलग अलग मुद्दों पर न्याय का सवाल, ये और रिप्रेजेंटेशन का सवाल, ये सवाल हवा में नहीं चला गया है, ये सवाल नीचे तक गई है। तो ये सवाल तो उन 2 संपादकों ने जो रिपोर्ट किया यहां से, उसके बाद इन लोगों ने पूरी अपनी प्लानिंग बदली कि इसको किसी तरह कम्युनल लाइन पर ले जाया जाए। कम्युनल लाइन पर प्रधानमंत्री जी ले जा रहा है, किसी कोई नहीं लिख रहा है, कोई संपादक नहीं लिख रहा है रिपोर्ट कि प्रधानमंत्री पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। किसने कहा है कि हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे सब SC ST OBC के छीन करके? किसी अखबार ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये लिख दे रहे हैं कि बिहार में चुनाव पर जाति हावी हो रहा है। जब बिहार में चुनाव पर जाति हावी होने का मतलब जो होता है कि आप यहाँ सोशल जस्टिस का सवाल उठ रहा है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल उठ रहा है, जाति जनगणना का सवाल उठ रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं, इसलिए आप उसको जातिवादी कह रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि जातिवाद हावी हो रहा है बिहार के चुनाव पर। और इसको बहुत बारीकी से इन लोगों ने देखा, खास करके अनिल सर जहां के रहने वाले हैं बेगूसराय में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ है, पूरा चुनाव पोलराइज हुआ है वहां पर। और उस गिरिराज सिंह को इसीलिए लग रहा है कि हमारा चुनाव फंस गया हुआ है। मुंगेर में ये हुआ है, मुंगेर में वहां पर अनंत सिंह को पैरोल पर ला करके रोड शो करवाया गया, वहां पूरा पोलराइज हुआ कास्ट लाइन पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, इस लाइन में पोलराइज हुआ। ये दोनों काम कर रहे हैं, ये कम्युनलाइज भी कर रहे हैं और ये अनंत सिंह जैसे लोगों को निकाल करके जाति आधार पर चुनाव को बांट भी रहे हैं। दोनों काम ये कर रहे हैं, लेकिन दिखाई ऐसे दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा पाक साफ गंगा में नहाए हुए यही हैं, बाकी लोग जातिवादी हैं, सांप्रदायिक हैं। तो ये मोदी जी का जो एजेंडा है, ये एजेंडा पूरे जनता के बीच में जा चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपका धन्यवाद हेमंत जी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जाना है आपको। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका।